नेक्स्ट मुगल किंग है हमारा औरंगजेब। औरंगजेब का टाइम पीरियड 1658 से लेके 1707 तक रहा। एक बुक है मसीर आलमगीरी, ठीक है, ये बुक का नाम है। ये मुस्तैद खान ने लिखी हुई है। ये बताती है, इससे पता चलता है कि औरंगजेब के शासनकाल के बारे में इस बुक में से लिखा हुआ है, ठीक है। औरंगजेब ने अपने आप को टाइटल लिया आलमगीर का। इसका मतलब होता है वर्ल्ड कॉन्करर। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था, ठीक है। औरंगजेब के समय ही जो मुगल अंपायर है उसने अपना ग्रेटेस्ट एक्सटेंट, मतलब सबसे बड़ा एरिया कैप्चर किया था, कह सकते हो ऑलमोस्ट इंटायर सब कॉन्टिनेंट, सारा का सारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो मुगल अंपायर के अंदर आ गया था ये औरंगजेब के समय। तो उसने क्या किया, आप साउथ की तरफ भी एक्सपेंशन करने जाता है, तो उसने साउथ की तरफ बीजापुर को जीत लिया, गोलकोंडा को भी जीत लिया। और इनको जीतने के साथ इसका जो अंपायर है वो साउथ की तरफ लगभग थोड़ा बहुत ही एरिया साउथ का छोटा बहुत बच जाता है, और बाकी तो सब लगभग सारा का सारा एरिया ये औरंगजेब के रूल के अंडर में आ जाता है। हालांकि शिवाजी, जो शिवाजी हैं मराठा रूलर, ये इसको टफ कंपटीशन देते हैं, और शिवाजी महाराज मतलब एक अपना इंडिपेंडेंट किंगडम भी बना लेते हैं इनसे अलग करके, ठीक है। तो आगे थोड़ा देखते हैं। इसने क्या है ना, एक हिस्ट्री डिपार्टमेंट हुआ करता था, उसको इसने डिसकंटिन्यू करा दिया, ठीक है। तो उसके बाद औरंगजेब ने ना क्या किया था, एक ऑर्डर जारी किया था जिसे कहते थे जवाबित ए आलमगीर। तो ये औरंगजेब का एक हुक्मनामा होता था कि मतलब ये जो औरंगजेब का हुक्मनामा है ये सारे के सारे जनता को मानना है, ठीक है। और वो जनता माने इसके लिए उसने एक ऑफिसर भी अपॉइंट किया था जिसको कहते थे मुहताबिस, मुहतासिब्स, सॉरी मुहतासिब्स कहते थे। वो उसने अपॉइंट किया था औरंगजेब ने, ताकि ये जो ऑर्डर है वो सारी जनता पर लागू कराया जा सके। उसके बाद औरंगजेब ने और क्या किया कि अपने कोर्ट में यहाँ पर जो भी है ड्रिंकिंग वगैरह, मतलब वाइन पीना, ये शराब पीना सब बैन बैन करवा दिया। और मुगल एम्पायर के अंडर में ना भांग वगैरह का कल्टीवेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। भांग, ये जो नशीले पदार्थ हैं इनका कल्टीवेशन नहीं होगा, ठीक। किसी भी तरीके के जो नशीले पदार्थ हैं उन सबको बैन करा दिया। इसको लगता था कि लोग ये नशा वगैरह करके मतलब थोड़ा मतलब पागल हो जा रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से इसने ये सब बैन करा दिया। हालांकि औरंगजेब को ना वीणा बजाना आता था, ये खुद बहुत अच्छा वीणा बजा लेता था, मगर फिर भी इसने ना अपने कोर्ट में म्यूजिक को बैन करा दिया। उसको ये भी, इसमें भी यही लगता था कि ये म्यूजिक से लोग ना डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो ज़्यादा बेटर है कि थोड़ा स्ट्रिक्ट रवैया रखो, ऐसा ये मानता था। इसने क्या किया, ये जो झरोखा दर्शन की प्रैक्टिस है जो अकबर के समय स्टार्ट हुई थी, इसने इसको भी बैन करवा दिया, ये भी बंद करवा दी। उसके बाद कुछ रिलीजियस फेस्टिवल हैं उसको भी उनको भी औरंगजेब ने बैन करा दिया। जैसे दशहरा को भी बंद करवा दिया इसने कि दशहरा नहीं सेलिब्रेट सेलिब्रेट करोगे। एक नवरोज फेस्टिवल होता है पारसी लोगों का, इसको भी इसने मना करा दिया कि ये भी मत करो, ठीक है। उसके बाद क्या किया, इसके कोर्ट में जो एस्ट्रोनॉमर और एस्ट्रोलॉजर थे उनको भी निकाल दिया कि तुम भी निकलो यहाँ से, उनको भी नहीं नौकरी पे रखा, सबको, ठीक है, निकाल दिया। उसके बाद इसने एक बिल्डिंग बनवाई थी, कह सकते हो उसका नाम क्या है, बीबी का मकबरा। ये औरंगाबाद में बनवाई, औरंगाबाद जगह का है महाराष्ट्र में। और ये जो है ना ये ताजमहल के तरीके दिखती है, तभी इसे रेप्लिका ऑफ ताज कहा जाता है, ताजमहल के तरीके ही दिखती है। इसने रेड फोर्ट के पास एक और बिल्डिंग बनवाई जिसका नाम है मोती मस्जिद, ठीक है। तो अब देखते हैं औरंगजेब थोड़ा रिलीजन के मैटर में कैसा था। एक्चुअली औरंगजेब क्या था ना कि शुरू में तो क्या किया, इसने बोल दिया कि नए हिंदू टेम्पल नहीं बनेंगे, और पुराने के जो हिंदू टेम्पल हैं उनको अगर वो खराब हो गए उनको रिपेयर भी मत कराओ। तो एक तो इसने ये बोला, मगर बाद में क्या किया इसने, तो हिंदू मंदिर तोड़ने लगा, मंदिर ही तोड़ने लगा, ठीक है। तो ये जो इसकी पॉलिसी रहेगी ना ये थोड़ा मतलब एक निगेटिव है कि आप मंदिर ही क्यों तोड़ रहे हो, ठीक है। तो ये थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा इसके रूल का। उसके बाद इसने एक और काम क्या किया, जजिया टैक्स जो अकबर के समय खत्म किया गया था उसने दोबारा लगा दिया, और पिलग्रिम टैक्स जो तीर्थ यात्रा पे लगता है ये भी इसने मतलब दोबारा लगा दिया। जो ये औरंगजेब है ना ये सुन्नी मुस्लिम था। और तो क्या है कि ये जो इवन मुस्लिम के अंदर भी जो दूसरे सेक्ट होते हैं जैसे शिया मुस्लिम, सूफी, इन सबको पसंद नहीं करता था, इनके तरफ भी बहुत डिस्क्रिमिनेशन करता था। तो इस वजह से क्या किया इसने, क्या किया, जैसे एक मुहर्रम फेस्टिवल होता है ये शिया लोग मनाते हैं,
इसने मुहर्रम को बैन करा दिया कि बोले मुहर्रम मत मनाओ, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी रिलीजियस पॉलिसी थी जो विद इन मुस्लिम के अंदर भी ये डिस्क्रिमिनेशन करता था। उसके बाद क्या किया कि ये इस्लाम को खूब प्रमोट कर रहा था कि सब जगह इस्लाम फैलाओ, ठीक है। लोगों को जबरदस्ती कन्वर्ट भी करवाता था ये। तो क्या हुआ कि गुरु जो तेज बहादुर हैं, ये सिखों के 9th नंबर के गुरु हैं, इन्होंने इसको मना कर दिया कि भाई आप ये क्या करवा रहे हो, ठीक है। तो क्या हुआ, इसने तेज बहादुर के मरवा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी थोड़ी गलत पॉलिसी रहेंगी, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे। अब इतना सब कुछ करोगे तो फिर यार आपके खिलाफ रिवेलियन तो होंगे ना, ठीक है। तो इसके समय क्या हुआ ना, कुछ रिवेलियन भी देखने को मिले, जैसे जाट्स ऑफ मथुरा, मथुरा के जाट्स लोगों ने रिवेलियन किया। सतनामी ऑफ मेवाड़, मेवाड़ के सतनामी लोगों ने रिवेलियन किया। तो औरंगजेब ने अपने अंपायर को बहुत पीक पे भी लेके गया, और इसी की पॉलिसी की वजह से मुगल अंपायर डिक्लाइन भी होने लगेगा। आप इतना डिस्क्रिमिनेशन करोगे तो भाई कैसे आपका ये सब कुछ सिस्टम चलेगा, ठीक है। और इसने क्या किया, मनसबदारी सिस्टम में इसने क्या किया, एक एडिशनल रैंक क्रिएट कर दी जिसे मसरूत कहते थे, ठीक है। एक तो ये मनसबदारी के अंदर चेंज किया। उसने एक और चीज शुरू की, खुराके दवाब, ठीक है। इसमें क्या होता था कि भाई जो भी मनसबदार लोग अपना घोड़े वोड़े रखेंगे, उनके जानवरों के लिए चारा वारा के लिए एक्स्ट्रा मतलब वो पैसे देने लगा उनके खर्चे के लिए, ठीक है। तो उसके बाद आगे देखते हैं। औरंगजेब ने एक काम किया था कि जो इंडिया में राजपूत लोग हैं, ठीक है, उनको ना अपने कोर्ट में बहुत सारी जगह दे रखी थी, मतलब बहुत सारी बड़ी बड़ी पोस्टों पे अपने यहाँ राजपूत लोगों को बिठा रखा था। इसी में से जो मराठा लोग होते हैं वो औरंगजेब को कोर्ट में काफी ज्यादा नंबर में अपनी पोजीशन होल्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो एक पर्सन है राइटर, उनका नाम है मिराज मोहम्मद कासिम। उन्होंने आलमगीर नामा बुक लिखी है, ऑब्वियस सी बात है ये इसी के रूल के बारे में बताती है। तो अकबर की जो रिलीजियस पॉलिसी थी, सॉरी ये औरंगजेब की जो रिलीजियस पॉलिसी थी, तो ये तुमने देखा कि भाई कैसा कितनी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी थी। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो राजपूत हैं, मराठा हैं, सिख हैं, वो मुगल अंपायर के दुश्मन बन जाएंगे, ठीक है। अभी जबरदस्ती आप किसी को कन्वर्ट कराओगे, ये सब कराओगे, तो लोग तो दुश्मन बनेंगे है ना आपके, ठीक है। तो ये कुछ इसकी पॉलिसी रहेंगी जिसकी वजह से मुगल अंपायर धीरे धीरे इसके बाद या इसी के समय से ऐसे साइन दिखने लगेंगे कि मुगल अंपायर लगभग कमजोर हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं जागीरदारी सिस्टम क्या होता था। एक्चुअली जागीरदारी सिस्टम में क्या होता था, नोबल्स को ना कुछ जमीन दे दी जाती थी, कुछ लैंड दे दी जाती थी। मतलब वहां से आप क्या करो, रेवेन्यू कलेक्ट करो, और सैलरी के बदले आप वहां से रेवेन्यू कलेक्ट कर लो, वो आपकी सैलरी हो गई। और उसके बदले आपको क्या करना पड़ेगा, मुगल अंपायर के अंडर में आपको सर्विस देनी होगी, वहां पर जो भी काम बोला जाएगा आपको करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आर्मी में लड़ाई करना, ये सब, ठीक है। तो ये जो जागीरदारी है ना, ये मनसबदारी सिस्टम का ही पार्ट था। हालांकि जागीर को भी इसने उस समय 3 कैटेगरी में बांटा गया था। तीन नहीं 4 कैटेगरी में बांटा गया था। इनको देखते हैं नाम, ठीक है। एक होती थी टंका जागीर, ये क्या होती थी, सैलरी के बदले दे दी जाती थी, और ये ट्रांसफरेबल भी होती थी। मतलब कि एक नोबल्स को दी गई, 3-4 साल बाद किसी दूसरे नोबल्स को दे दी जाती थी। तो इसे कहते हैं ट्रांसफरेबल। ये होती थी टंका जागीर। एक होती थी मसरूत जागीर, ये ना सर्टेन कंडीशन के साथ दी जाती थी। एक होती थी वतन जागीर, ये जमींदार या राजा लोगों को दी जाती थी उनके लोकल एरिया में, ठीक है। ये हेरिडेटरी थी और नॉन ट्रांसफरेबल, मतलब पापा के बाद बेटे को मिलेगी ये, और ट्रांसफरेबल नहीं होगी, किसी दूसरे पर्सन को नहीं मिलेगी, हेरिडेटरी थी। एक होती थी अल अलतमगा अलतमगा जागीर, ये मुस्लिम नोबल्स को दी जाती थी उनके फैमिली टाउन में, या जहाँ पर उनका बर्थ प्लेस हुआ है वहीं पर ये उनको दे दी जाती थी, ठीक है। अब देखते हैं जमींदार जो औरंगजेब के समय थे, तो उनके बारे में देखते हैं। एक्चुअली जमींदार क्या होते थे, जो भी जिस एरिया का जमींदार है, ठीक है, वहां पर जितनी भी खेती में प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी किसान वहां पर खेती में प्रोडक्शन कर रहा है, उसका 10 से 25% के हिसाब से वो जमींदार ले लेता था, ठीक है। और जमींदार का और क्या क्या काम होता था, जमींदार ना सरकार को टैक्स कलेक्ट करने में हेल्प करवाता था, ठीक है। मतलब कुछ पैसा अपने पास कमीशन रखता था, बाकी सरकार को, राजा को दे आता था। जमींदार ऐसा काम था, ठीक है। हालांकि जमींदार के पास ना एक बड़ी सी सेना भी रखता था ये, ठीक है। तो ये क्या होता था, इस सेना का काम क्या होता था, जब भी राजा बुलाता था कि आप अपनी सेना लेकर आइए हमारी हेल्प के लिए, हम लड़ाई करने जा रहे हैं,
तो इसको जाना पड़ता था, ठीक है। तो जमींदार जो है ना, ठीक है, हालांकि जमींदार का जो भी उसकी जमीन उसके एरिया में जो भी जमीन आती थी उससे वो रिवेन्यू कलेक्ट करता था, ठीक है, ये सब कुछ था। बट ऐसा नहीं कि वो सारी की सारी जमींदार उस जमींदार की जमीन हो जाएगी, नहीं, वो सारी उसकी नहीं होगी, उसकी कुछ अपनी होगी। और बाकी तो वो क्या करेगा, जो जहाँ से रिवेन्यू कलेक्ट करना है वो रिवेन्यू कलेक्ट करेगा, राजा जितना हिस्सा उसको देगा वो रख लेगा और बाकी अपना राजा को दे देगा, ठीक है। तो ये तो जमींदार के बारे में हो गया। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड मीनिंग, जो मुगल अंपायर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और मीनिंग बार बार आए हैं उनके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो एक है तुम्हारा तैनाते रकाब, ये रिजर्व फोर्स होती थी, ठीक है। एक होती तक्कावी, टक्कावी, ये एग्रीकल्चर एक्सपेंशन के लिए लोन दिया जाता था। मरवार, ये पोस्टल रनर्स होते थे, पोस्टल रनर्स, वो दौड़ दौड़ के चिट्ठी पहुंचाया करते थे, ठीक है, इन्हें मरवार्स कहते थे। एक होता था बनिक, सिंपल सी बात है, ये तो लोकल ट्रेडर होते थे। एक होता था बिटेक्चिस, ये क्लर्क होता था। चेहरा, चेहरा का मतलब होता है सोल्जर का पूरा डिस्क्रिप्टिव डिटेल्स। एक होता था अहादीस, ये भी मिलिट्री की पोस्ट होती थी, ठीक है। एक होते थे खुद कास्ता, खुद कास्त ऐसे लोग होते थे जिन किसानों की खुद की जमीन होती थी और वो अपनी जमीन पर खेती करते थे। एक और टर्म होता है पाही कास्ता, वो यहाँ लिखा नहीं हुआ है, ठीक है। पाही कास्ता ऐसे लोग होते थे जो जिनकी खुद की जमीन नहीं होती थी, वो दूसरे की जमीन पे खेती करते थे, उन्हें पाही कास्ता कहते थे। एक टर्म है खासा कैल, इसका मतलब क्या होता है, ये ना उस ये शेर शाह सूरी के समय ये स्टार्ट हुआ था। इसमें ना राजा अपनी कुछ पर्सनल सेना मेंटेन करके रखता है, ठीक है, शेर शाह सूरी के समय स्टार्ट हुआ था। एक होता था कबूलियत सिस्टम, ये कबूलियत में क्या होता था, पीजेंट मतलब किसान और सरकार के बीच में एक एग्रीमेंट होता था, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे औरंगजेब के बारे में, वो लगभग यहाँ हमने रीड कर लिए। अभी कुछ और पॉइंट छूट गए हैं, वो देख लेते हैं, वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। ये देखो, इंपॉर्टेंट ऑफिशियल ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, मुगल पीरियड के समय इंपॉर्टेंट ऑफिशियल कौन होते थे, तो दीवाने आला या वजीर, ये रिवेन्यू डिपार्टमेंट देखता था। एक होते थे मीर बख्शी, ये मिलिट्री डिपार्टमेंट देखते थे। एक होते थे मीर समन, ये इंपीरियल हाउस होल्ड का चार्ज देखते थे। एक होता था बरीद, बरीद इंटेलिजेंट ऑफिसर होते थे। एक होता था वकिया नाविस, ये रिपोर्टर हुआ करते थे उस समय। काजी, ये तो जुडिशियल डिपार्टमेंट के हेड हुआ करते थे। सदर उल सदर, ये चैरिटेबल डिपार्टमेंट का मतलब काम देखते थे, वो धर्म धर्म कर्म के मैटर ये सब देखते थे। एक होता था ओके मुतासादी, ये गवर्नर ऑफ पोर्ट होते थे, ठीक है। तो अब देख लेते हैं विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, छोटे गांव लेवल पर कौन कौन पोस्ट होती थी। एक होता था मुकद्दम, ये गांव का हेड होता था, विलेज का हेड होता था। एक होता था पटवारी, ये गांव लेवल पर अकाउंटेंट होता था, ठीक है। ये नाम अक्सर हमें रूरल एरिया में सुनने को मिल जाता है, पटवारी, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो था मुगल एम्पायर में औरंगजेब के बारे में। तो इस तरीके से औरंगजेब का टॉपिक तो हमने फिनिश कर लिया। अब जो मुगल एम्पायर में आएगा लेटर मुगल्स एंड डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, मतलब लेटर मुगल्स और क्यों मुगल्स एम्पायर डिक्लाइन होता है, इसके कुछ रीजन देखेंगे इस अगले टॉपिक में, जिसको हम अगले वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे।